इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रख्त सफर बांधा। रवानगी से कबल वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को गले लगाकर अलविदा किया। इतलात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के कार के अंदर ख्वाजा साद रफीक और सेनेटर परवेज रशीद भी मौजूद थे और अपने सफर शुरू करने से पहले नवाज शरीफ ने 5 काले बकरों का सदका भी दिया। नवाज शरीफ साहब ने नहीं बल्कि उनके एक MNA ने सदका दिया और नून लीग ने आज के दिन को शरीफ से इजहार यकजहती का दिन करार दिया है और जोक दर जोक कारकुनों की बड़ी तादाद काफिले में शामिल होती रही है आज के पूरे दिन। और नवाज शरीफ का काफिला ताहाल रावलपिंडी मरी रोड पर मौजूद है और इम्कान है कि मियां साहब आज रात पंजाब हाउस रावलपिंडी ही में क़याम करेंगे। आज मैंने कुछ वक्त काफिले के साथ गुजारा, मगर इससे पहले कि मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाऊं और आज के मेहमानों का तारुफ करवाऊं, सबसे पहले हम चलते हैं शकील अहमद की जानिब। शकील अहमद साहब हमारे नुमाइंदे हैं और रावलपिंडी में चांदनी चौक में खड़े हुए हैं। शकील साहब, कुछ बताइए कि काफिले में कितने लोग हैं इस वक्त और कहाँ है काफिला, कहाँ पहुंचा? जी देखिए, काफिले की बात की जाए तो इस वक्त ये चांदनी चौक के करीब पहुंच चुका है। जिस वक्त ये दाखिल हुआ था रावलपिंडी के अंदर फैजाबाद इंटरचेंज से, तो इसकी तादाद तकरीबन 10 से 11,000 के करीब थी। लेकिन जैसे ही ये पिंडी के अंदर दाखिल हुआ तो जो पिंडी के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी वर्कर्स की, वो इसके साथ शामिल हुआ और गाड़ियों की तादाद ये कहने की जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थी वो डबल हो चुकी है। और इसके साथ साथ एक बड़ी तादाद वो थी जो मरी रोड के अंदर दोनों तरफ के अंदर ये खड़े थे और इस्तकबालिया कैंपों के अंदर और वैसे भी लाइन बनाकर ये खड़े थे और मियां साहब के इस्तकबाल के लिए ये खड़े थे। जब ये काफिला दाखिल हुआ फैजाबाद के अंदर तो हनीफ अब्बासी और मेयर रावलपिंडी ने उनको इस्तकबाल किया, उनको वेलकम किया। उसके बाद वो इस काफिले के आगे आगे हैं और उसको लीड करते हुए चांदनी चौक के करीब पहुंचे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद वर्कर्स की रोड के दोनों जानिब मौजूद है और जिस तरह चांदनी चौक से आगे आते जाएं, चाहे कमेटी चौक है, मरीड हसन है या कचहरी वाली साइड है, तो दोनों तरफ के ऊपर एक बड़ी तादाद जो है इनके वर्कर्स की मौजूद है। लोग घरों से बाहर निकले और खड़े हैं अपने कायद की जो है झलक देखने के लिए। साहब, ये बताइए कि मियां साहब ने एक तकरीर भी करनी थी, कितनी देर के बाद ये तकरीर कर सकेंगे मियां साहब? कुछ आपको मालूम है कि उनका इस वक्त प्लान क्या है? रात के 10 बज चुके हैं। जी देखिए, इस हवाले से जो जराए कह रहे हैं कि मुमकिन है कि वो जब कमेटी चौक पहुंचेंगे तो अपने इस्तकबाल करने वाले जो कारकुनान हैं, ये जो साथ उनका काफिला, उनसे वो खिताब करेंगे। लेकिन ये हतमी नहीं है। इस हवाले से जराए का कहना है कि मुमकिन है, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि शायद वो जब चांदनी चौक पहुंचेंगे तो वहां पर खिताब करेंगे। लेकिन ये काफिला आगे निकल आया है चांदनी चौक से थोड़ा सा आगे और अब कहा जा रहा है कि जब ये कमेटी चौक पहुंचेंगे तभी ये खिताब करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शकील अहमद साहब। तो ऐसा लग रहा है कि मियां साहब खिताब करेंगे, मगर अब से कुछ देर बाद। तो आज के मेहमानों से आपका तारुफ करा देती हूँ। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं नसीम ज़हरा साहिबा, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, गहरी नज़र रखती हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे। और कराची से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर अहमद खान साहब। और जब 93 में मियां साहब की हुकूमत गई थी तो ये दोनों एक्टिव रिपोर्टर्स थे, इसलिए मैंने आज इनको दावत दी है, चूँकि नाजरीन माजी के झरोकों से ही झांक के हमें मालूम पड़ सकता है कि आज हम इधर कैसे पहुंचे। मगर आज हम किधर ऐसे पहुंचे कैसे, नसीम ज़हरा साहिबा, आपसे मैं बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। आज जो अपोजिशन जमातें हैं सारी, वो ये बार बार कह रही हैं कि नैब के अंदर जो केसेस मियां साहबान के चल रहे हैं, आज की जो रैली है वो ये चाह रहे हैं कि जो नैब है उनका रवैया मियां साहबान की तरफ ज़रा नरम हो जाए। इस रैली को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि मियां साहब अगर चाह रहे हैं तो ये तो होगा नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है जो सियासी एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है, नंबर 1 के पार्टी के जो उनके सपोर्टर्स हैं वो इंटैक्ट रहें। मियां साहब की एक बड़ी मेजर पॉलिटिकल बेस है, बड़ी सॉलिड पॉलिटिकल बेस है पंजाब में, और लगता यूँ है कि वो बाय एंड लार्ज इंटैक्ट रहेगी। अभी आने वाले दिनों में मुझे कि अगले 2 दिनों में आप देखेंगे कि बड़ी दुनिया निकलेगी। अभी भी आप देख रहे हैं किस तरह उनके साथ। दूसरा ये कि इंटैक्ट के साथ साथ इनका हौसला बंधा रहे, क्योंकि यकीनन आने वाले दिन जो नैब ट्रायल कोर्ट के दिन है वो सख्त दिन होंगे और फिर आगे इलेक्शन भी आ रहे। तो PMLN एज अ पार्टी तो मुनीज़े जो तमाम प्रेडिक्शंस थी उसके बावजूद
ये इंटैक्ट रही है। शुरू में आपको पता है कि सब कह रहे थे तोड़ फोड़ होगी, तो तोड़ फोड़ तो नहीं, पार्टी इंटैक्ट रही है। और ये इस रैली का मकसद ये है कि शो ऑफ पावर, शो ऑफ स्ट्रेंथ और एक सॉलिडारिटी विद द पीपल। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि इसके साथ साथ आप देखें हेलीकॉप्टर से पैम्फलेट्स फेंके गए हैं ये कहने के लिए कि जो जजमेंट है वो एक कामे पे आई है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी जो जजमेंट है उसको नो भी कह रहे हैं साथ साथ, हालांकि उस पर अमल तो किया लेकिन नो भी कह रहे हैं। तो ये 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, लार्जली पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पार्टी बिफरे ना, पार्टी में तोड़ फोड़ ना हो, पार्टी का हौसला ना खत्म हो, जबकि उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनके लीडर को कर दिया गया डिस्क्वालीफाई। जी, आमिर अहमद खान साहब, आप सिंध में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो जब से वो आए हैं टीवी पे तो वो कहते हैं कि जी जो माजी है अपने आप को दोहरा रहा है। ये बताइए कि मियां साहब ने ये भी कहा था कि हम डायलॉग चाहते हैं, बाकी पॉलिटिकल जमातों के साथ डायलॉग चाहते हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग करना पसंद करेगी मियां साहब के साथ, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो हमें डिवाइडेड नजर आ रही है और शायद ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक फायदेमंद हो जाए? मुनीज़े, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ज़रूर डायलॉग करना चाहेगी, लेकिन वो अपनी टर्म्स और अपने वक्त पे करना चाहेगी। पीपल्स पार्टी और मियां नवाज शरीफ के बीच में अभी तक जो रिश्ता हमने देखा है पिछले कई सालों पर मुहीत, उसमें एक बड़ा मुकम्मल किस्म का ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट है। ना मियां साहब आसिफ जरदारी साहब को ट्रस्ट करते हैं और ना ही जरदारी साहब जो है उनका मियां साहब में कोई फेथ है। ख़ास तौर पे जब मियां साहब मफामत की बात करें या वो किसी किस्म के डायलॉग की बात करें, तो ये वो एक नुक्ता है जिसको उन्होंने आज तक प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, पिछले 4 बरस में तो ख़ास तौर पे। लेकिन अगर अमूमी आप उनके सियासी करियर पर भी नज़र डालें तो वो एक डायलॉग ओरिएंटेड पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान की तारीख में कभी और अपनी सियासी तारीख में कभी भी नहीं रहे हैं। So will this तो be ये a first डायलॉग time, इवेंचुअली तो होना ही होना है मुनीज़े, ये होगा जी नहीं, ये डायलॉग मुनीज़, हाँ इवेंचुअली तो ये डायलॉग होना ही होना है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने इतनी देर कर दी है इस डायलॉग को इनिशिएट करने में कि अब ये दूसरों की टर्म्स और दूसरों के चुने वक्त पे होगा, अब वो इसका तयन नहीं करेंगे कि ये कब होगा। जी अच्छा, मैं चाहूंगी कि आज चूंकि अवाम का दिन था, बहुत सारे लोग आए थे और मियां साहब की रैली के अंदर शामिल होने के लिए आए थे, तो मैं चाहूंगी कि मैं भी कुछ देर इस रैली के अंदर साथ रही और मैंने मतवालों का जश्न देखा, जो नारे लगे वो देखे। और हमारे लोग काफ़ी क्यूरियस होते हैं देखने के लिए कि आखिरकार हो क्या रहा है सड़कों पर। तो एक ज़रा सी झलक मैं आपको आज दिखाती हूँ। तसादुम की सूरत तो नहीं होगी पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ, तसादुम की सूरत कोई तसादुम नहीं है। नवाज शरीफ का दूसरा नाम वजीर आजम और नजरियात है और अवामी वजीर आजम कभी नाअहल नहीं होता, ये उसके चाहने वाले हैं। आपका वजीर आजम कौन है? आपका वजीर आजम कौन है? अवामी वजीर आजम कौन है? ये कहने किसकी, ये पाए किसकी, ये रोजे किसकी? तलाल चौधरी साहब को आपने देखा, आबिद शेर अली से हमने आपकी बात कराई, अमीर मुकाम साहब पेशावर से अपना एक बड़ा काफिला लेके इस्लामाबाद आए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर आज़म फारूक हैदर साहब भी कुछ लोगों के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ यहाँ इस्लामाबाद आए। और चलते चलते हमारी बात हो गई गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर के साथ हाफिज हफीजुर रहमान से, उनसे भी हमने चंद सवाल किए, आइए देखते हैं। देखें, एक तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ये एक खुशी का मकाम है कि पूरे मुल्क से लोग तशरीफ़ लाए हैं और मकसद इसका ये है कि मुल्क में जो सिविल सुप्रीमेसी है और कानून की बालादस्ती है और जो असल हदफ यही है हमारा,
और बेसिक मकसद अभी तो यही है कि नवाज शरीफ साहब को लोग कह रहे थे फारिग करो, घर भेजो, तो हम उनको घर छोड़ने जा रहे हैं। और पूरी कुव्वत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम समझते हैं कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि मुल्क 70 सालों में एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा नहीं कर गया। और ये वोट की हुर्मत और उसकी हिफाजत और सिविल बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, ये हमारा एजेंडा है। और ये किसी इदारे के ख़िलाफ़ हमारा कोई एजेंडा नहीं है। और जो आइन ने दिया है उन इख्तियारात के तहत जो है हर एक को अपना एक्सरसाइज करना चाहिए। आज कितनी खुशी की बात है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और आपके पंजाब, बलूचिस्तान, सारे लोग जमा हैं। मेरे हिसाब से अभी तक जो हम इस्लामाबाद से निकले थे तो कोई 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद थी। आगे तो अभी शुरू है और मैं समझता हूँ मुल्क के लिए ये बड़ी खुशाइन बात है। और लोग आज खान साहब का ये कहना है, इमरान खान साहब का, कि आप लोग जो हैं वो एक तरीके से नैब के अंदर जो है नरमी लाने के लिए और वहाँ से अपने केसेस के को छुटवाने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं। एक एनआरओ के तौर पे ये रैली जो है निकल रही है। देखें, हमने एनआरओ करना होता तो हम जलावतनी जो है तोड़ के मुल्क में वापस ना आते। और पाकिस्तान का ये पहला जो है वो कारवां है जो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आ रहा। इससे पहले जितने लॉन्ग मार्च होते थे हुकूमतें गिराने के लिए होती थी। जो कारवां निकलता, कादरी का कारवां, इमरान का धरने, ये सारे क्या थे? देखिए, कादरी साहब ने भी दिए कि वो बैठ भी सकते हैं। तो अगर आप लोग गामजन हैं लाहौर की तरफ और आप लोग आमने सामने हो जाते हैं, तसादुम की सूरत हाल बन जाती है, आप लोग कुछ गौर फिक्र करेंगे कि आप लोग अपना काफिला किसी और तरफ मोड़ लें? देखिए, हम कादरी साहब तो पैदाइशी जो है वो तसादुम चाहते हैं। वो तो आते हैं इस मुल्क में फसाद के लिए, उनका एजेंडा यही है। जो इस मुल्क का शहरी नहीं है और वो यहाँ कब्रें खोदने आते हैं, पार्लियामेंट को जो है वो बुलडोज़र से गिराने आते हैं। यहाँ पे एक पटाखे चल जाता है तो फिर वो भाग जाते हैं। वो एक मखसूस एजेंडे के तहत हैं। हम इस मुल्क के खालिक जमात हैं और हमने इस मुल्क के लिए कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप देख लें कि नवाज शरीफ को 1 मिनट में नाअहल किया। अगर फसाद बर्पा करना होता हम उस फैसले को न मानते। हमने साजिश नाकाम की उस फैसले को अमल करके। और अब हम जो है चाहते हैं कि कादरी साहब हो, जो भी इस मुल्क में कानून दस्तूर के अंदर रहते हुए सियासत करे। नाजरीन, इस बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए हैं और इस्लामाबाद से वो लाहौर जा रहे हैं। ये माजी में एक बार फिर पहले भी हो चुका है। सिर्फ ये फ़र्क था कि 58(2)(b) के तहत सदर गुलाम इसाक खान ने मियां नवाज शरीफ साहब को दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दिया था और 1993 में ये काफिला लेके वापस गए थे ट्रेन के ज़रिए लाहौर। उस वक्त नसीम ज़हरा साहिबा भी उनके साथ थी, तो उसके बारे में उनसे पूछेंगे और आमिर अहमद खान से पूछेंगे कि उस वक्त के रिपोर्टर थे और उसके बाद पंजाब के अंदर क्या हुआ, जिसकी वजह से नून लीग खासी फिक्रमंद नज़र आती है, जिसकी वजह से शायद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी पंजाब से नहीं हटाया। ये सब कुछ वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमें खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के अहम रहनुमा हैं। खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि मियां साहब का जो कारवान है ये एक्सपेक्टेड है कि वो जुम्मे के दिन लाहौर पहुंच जाएगा। आप लोगों ने कुछ ऐलानात किए थे, मियां साहब को वार्निंग दी थी कि आप लाहौर की तरफ ना आए, जीटी रोड के जरिए ना आए। तो अब अगर वो आ रहे हैं, क्या आप लोग जिस तरह के आप थ्रेटन कर रहे थे कि आप बैठेंगे, उस कारवान का इस्तकबाल करेंगे, तो अब आपके क्या प्लान्स हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि आपने अगर वो प्रोग्राम सही तरह से सुना होता जी, वो 14 शोहदा के खानदान जी जिनको इन्होंने बेदर्दी से शहीद किया जी, उनका हक है कि अगर वो आए। हम ये नहीं कह रहे कि लाखों लोग आएंगे, लेकिन उन 14 शोहदा की फैमिलीज का हक है कि वो आके वजीर आजम पाकिस्तान से पूछें कि हमें इंसाफ कौन देगा। ये इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम तो इनके दूर से भी नहीं गुजरा। अच्छा। आज ट्वीट कर रहे हैं कि मरहब करते थे, अब मरहब आ गया है। अच्छा गंडापुर साहब, ताकि ये क्लियर हो जाए बात, और अच्छी बात है आप आ गए ताकि ये बात क्लियर हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि एक बाकायदा तौर पे धरना नहीं होगा जीटी रोड पे जब मियां नवाज शरीफ साहब का काफिला जो है वो लाहौर के अंदर आएगा, ये क्लियर होगी बात? देखें, दो चीजें हैं। धरना बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हम तसादम नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन अगर 10 खवातीन खड़ी हैं जिनके बच्चे इन्होंने मार दिए हैं, ठीक, तो वो उनका हक नहीं है एहतजाज करने का? जरूर हक है।
बिल्कुल हक और है। 10 खवातीन से इनके ये काफिले को खतरा हो जाएगा। ठीक, अच्छा गंडापुर साहब, लेकिन हमारा एहतजाज जी, आप पहले ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे 93 की, हम कुछ माजी के अंदर भी जाना चाह रहे थे। उस वक्त नसीम ज़हरा साहिबा नवाज शरीफ साहब के साथ थी जब 93 के अंदर नवाज शरीफ साहब को गुलाम इसाक खान ने 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए दस्तबरदार करवा दिया था ट्रेन के जरिए। नवाज शरीफ साहब जी, हम जर्नलिस्ट जी, मैं आपकी जाने बात हूँ, मैं आपकी जाने बात हूँ जी जी, जर्नलिस्ट 58(2)B बनाया किसने था? जी सर, मैं इस बहस में आती हूँ, मुझे मौका दीजिए, मैं पहले जी जर्नलिस्ट थे हम लोग। मुशाहिद हुसैन उस वक्त सियासत में नहीं थे। मुशाहिद हुसैन थे, जफर अब्बास जो एडिटर हैं डॉन के, और मैं भी उसमें मौजूद थी। तो मियां नवाज शरीफ साहब जिस कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे हम उनके साथ थे। शेख रशीद साहब वहाँ बैठे हुए थे उस वक्त, और मियां साहब की बड़ी तारीफ वगैरह भी कर रहे थे। उसके बाद जब ट्रेन अच्छा चले हैं सब, तो उस वक्त कोई नहीं एहसास था कि कितने लोग होंगे, कितनी सपोर्ट होगी, और ना कि मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ ख्याल था। याद रखें कि ये उन्होंने अपोजिशनल पॉलिटिक्स नहीं की हुई थी। उससे पहले वो ज़ियाउल हक के साथ थे, उसके बाद हुकूमत में आए, ये दूसरी मरतबा हुकूमत में आए थे। तो कोई एक मिलिटेंट जैसे या कोई फाइस्टी कोई इस तरह का सीन ही था। लेकिन मुझे याद है जब पहले स्टेशन पे रुकी ट्रेन, तो इस तरह बैठे हुए हम डिब्बे में बातें कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ साहब थे हम सब। तो सडनली उधर से कोई भागा है, उसने कहा जी बाहर बड़े लोग की हैं जी, बाहर आओ। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या, इस तरह कन्फ्यूजन थी, अच्छा बाहर जाके क्या बात करनी है, बिकॉज एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोग आएंगे। खैर मियाँ साहब ने जाके बात की, जो भी उन्होंने अपनी तकरीर वगैरह की, और लोगों के इतने नारे वगैरह। बाय द टाइम हम लाहौर पहुँचे हैं, हर स्टेशन पे लोग बढ़ते चले गए। और जब हम लाहौर पहुंचे, मुझे याद है कि जैसे लोगों का लिटरली इतनी दुनिया वहाँ थी कि मुशाहिद हुसैन में हम लोग जाके साइड से निकले और रिक्शे में बैठ के अपने अपने घर चले गए, क्योंकि इतने लोग थे। हमने कहा यहाँ तो हमें, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको रीइंस्टेट भी कर उसके बाद रीइंस्टेट किया। लेकिन याद रखें कि उस वक्त ये अपोजिशन में थे। उस वक्त इनको हुकूमत को निकाला गया था प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान की तरफ से, और वो जो उसको नाजायज समझा जा रहा था, एक जनरल सेंस थी कि ये करप्शन के नाम पे, इस नाम पे निकाला है। और वो किस्सा लंबा था, और था जैसे सियासत रही कि पीछे मिलिट्री, और मिलिट्री के फ्रंट में ये प्रेसिडेंट थे और 58(2)B लगाया। तो वो हालात बहुत मुख्तलिफ थे। और फिर उसके बाद कोर्ट लगा, कोर्ट में जस्टिस नसीम हुसैन शाह साहब थे, और वहाँ भी हम हेयरिंग वगैरह में जाते थे। फिर इनको रिस्टोर किया। जब रिस्टोर किया तो ये बात यहाँ मॉस्क के फैसल मॉस्क वहाँ जाके शुक्राने की नमाज पढ़ी, तो हम सब जर्नलिस्ट साथ थे। तो वो दौर हमने बड़े करीब से देखा। जी, आमिर अहमद खान साहब, आप उस वक्त पंजाब के अंदर आपने खासी रिपोर्टिंग की, तो ये बताइए कि उस वक्त पंजाब के अंदर भी हमने देखा कि नून लीग का जो ग्रिप था वो कमज़ोर हो गया था, और लोगों ने उनको छोड़ना शुरू कर दिया था। फिर उनके खिलाफ भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया था पंजाब के अंदर। ज़रा वो बताइए लोगों को, ताकि लोगों को याद दिलाएं कि क्यों नून लीग इस वक्त इतनी नर्वस है, और क्यों चाहती है कि पंजाब के अंदर उनका जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो रहे। जो उस वक्त 93 के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था गुलाम हैदर वाइन साहब के ख़िलाफ़, वो तो एक महलाती साजिश थी। उसके अंदर कोई हकीकत नहीं थी, ना ही उसका कोई अवाम के साथ ताल्लुक़ था किसी भी किस्म का। वो टिपिकल जो पाकिस्तान के अंदर पावर प्ले होता है उसका एक हिस्सा थी। लेकिन वो दौर नवाज शरीफ के लिए मरीज़े मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे इंतहाई अहम दौर था, क्योंकि उस वक्त उनको अपनी जो हकीकी सियासी शनाख्त, जो कि उनको बड़ी उनके दिल के बड़ी करीब है, अगर वो शनाख्त के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो एक दूसरी बहस है, लेकिन जो शनाख्त उनके दिल की बड़े करीब है, उस वक्त उनको वो शनाख्त मिली। मैं उस जुलूस की कवरेज के लिए वहाँ पर लाहौर में मौजूद था, और मैंने देखा जिस वक्त इनका ट्रक आ रहा था, जिसके सामने आलती पालती हमारे शेख रशीद साहब बैठे हुए, एक बड़ा सा सिगार उन्होंने सुलगाया हुआ, उस वक्त उनके चेहरे पर जो तासुरात थे, ना सिर्फ नवाज शरीफ के अपने बल्कि उनके तमाम रहनुमा जो उनके साथ थे, उनके चेहरे पर वो तासुरात थे, वो एक डिसबिलीफ के तासुर था। वो उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनके बगैर ऑफिशियल सपोर्ट के ऑर्गेनाइज किए हुए एक इतना जम्मे गफीर उनके इस्तकबाल को बाहर निकल आया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का सियासतदान नवाज शरीफ अपने आप को आजकल समझते हैं, उसकी बुनियाद जो है
वो उस वक्त पड़ी थी और वो लाहौर में ही पड़ी थी। लाहौर में आपने देखा है कि जब भी उनको एक निस्बतन सीधा साधा इलेक्शन हुआ है तो उन्होंने बड़े आसानी से उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी सिर्फ दूर कर दिया। उन्होंने पिछले इलेक्शन में तरीके इंसाफ को भी कोई बहुत बड़ी जगह नहीं बनाने दी। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर के अंदर उनको सियासी तौर के ऊपर उनके दिल में कोई शक है कि उसकी उन लाहौर की सपोर्ट उनसे छिन ना जाए। लेकिन मेरा ख्याल है आज जो उनके मगर आमिर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त गवर्नर रूल लग चुका था ना, गवर्नर रूल लगा दिया गया था जब रीइंस्टेट हुए मियां नवाज शरीफ साहब। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको रीइंस्टेट किया तो फिर गवर्नर रूल लगा दिया गया था पंजाब के अंदर। हाँ देखिए जी, वो तो सारी महलाती साजिशें थी ना जो कि उस वक्त हो रही थी। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ उनकी अवामी शनाख्त की। वो तो बड़ा कुछ उस वक्त हुआ, वो गवर्नर रूल भी लग गया। फिर जब उनको लगा कि ये नहीं, मंजूर भट्टू से ये मामला जो है वो नहीं चलेगा, फिर उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस दे दी। फिर वो जो है वो बहस इस बात पे आ गई मुनीज़ें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मंजूर भट्टू के खिलाफ मूव हुआ था, बहस इस बात पे आ गई कि उससे 1 मिनट पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन 1 मिनट पहले आया है या एडवाइस टू डिसॉल्व दी असेंबली 1 मिनट पहले आई। वो तो इतनी एक अनअशेम्ड किस्म की महलाती साजिश थी कि उस वक्त भी लोग उसके ऊपर हंसते होते थे कि ये क्या हो रहा है। इस वक्त हमने एक वक्फा लेना है, मगर वक्फे के बाद हम माजी के हमने आपको कुछ चीजें बताई हैं, किस्से बताए हैं, वो आज से किसी तरीके से मिलते जुलते हैं। कुछ वहां पे डिसीजंस, फैसले लिए गए थे जो आज फिर लिए जा रहे हैं। और हम पूछेंगे खुर्रम साहब से कि उनकी पार्टी जब अब डिमांड कर रही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, तो उस वक्त ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे और किसने किए थे, कैसे किए थे, ये हम आपको बताएंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम साहब, ये बताइए कि जिस तरह माजी के बारे में आपको नसीम ज़हरा साहिबा ने भी बात जिक्र किया, आमिर अहमद खान साहब ने जिक्र किया, तो उस वक्त 93 के अंदर जब फिर से इलेक्शंस हुए तो कहा जाता है कि काफ़ी उस वक्त की जो फौज है उसने कब्जा कर लिया था। एक तरीके से एक पैरेलल इलेक्शन सिस्टम जो है वो रन कर रहे थे। तब ये बात सामने आई थी कि जिन लोगों ने लोन्स लिए हैं उनको ऐलान करना पड़ेगा अपनी बीवी का या अपने डिपेंडेंट्स का, जो जितना भी उन्होंने असासा है वो ऐलान करना पड़ेगा, और ख़ासा मुश्किल कर दिया गया था सियासी पार्टीज़ के लिए। तो कहा जाता है कि उस ज़माने के अंदर एक तरीके से वेटिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया था सियासतदानों के ख़िलाफ़। आज जब आप लोग भी ये डिमांड करते हैं तो जो आपके नाकदीन हैं वो आपको सस्पिशियसली इस वजह से देखते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। मैं वैसे, आप लोग बड़े मैच्योर लोग हैं, मैं तो हैरान हूँ। इस वक्त डिस्कशन ये हो रही है कि पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिस सुप्रीम कोर्ट का हर जज या पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से अपॉइंटेड हुआ है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अपॉइंटेड हुआ है। अब अगर ये जज भी सारे इनके खिलाफ फैसला दे रहे हैं और एक क्राइम पे फैसला दे रहे हैं, सवाल ये है कि हमने डिसाइड करना है कि पॉपुलैरिटी मेजर है या ऑनेस्टी और क्राइम मेजर है। अगर वो बहुत पॉपुलर हैं और क्राइम की माफिया इस बेसिस पे, तो फिर जेलों में लोगों को क्यों रखा हुआ है? अदालतों को तो कोई भी नहीं मानता। जो बंदा भी कत्ल के मुजरिम हैं और अंदर हैं जेल के, वो यही कहते हैं अदालत ने हमारे साथ ज्यादती की है। ठीक, मगर इस पे बात मुनाफिकत देखें, नहीं मेरी बात सुन लेना, मुनाफिकत देखें। जब गिलानी साहब को अदालत निकालती है तो यही नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि गिलानी शुड गेट आउट एंड गो होम, और उसके पास अदालती रास्ता पड़ा हुआ है, अपील करे। नहीं, ये बात आपकी सही है, आपने एक अहम पॉइंट सामने लेके आए हैं खुर्रम साहब। नसीम ज़हरा साहिबा, शायद इसीलिए जो पॉलिटिकल डायलॉग जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं ना कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टर्म्स पे होगा, शायद इसीलिए होगा क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने कई बार जिस ब्रांच के ऊपर वो बैठे जमहूरियत की, उसको काटते रहे हैं माजी के। देखिए, ये जो गंडापुर साहब कह रहे हैं, पता नहीं किस कॉन्वर्सेशन का कह रहे हैं, हमने तो इस पे बात नहीं की। गंडापुर साहब ने जो पॉइंट रेज किया, लेकिन बड़ी क्लैरिटी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और उसमें कोई यानी कि शक नहीं है, और आइन कहता है कि जो जजमेंट है माने, और अगर आपको उससे इत्तेफाक नहीं है तो आप रिव्यू में जाएं या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो भी अगर जजेस से आपको कोई मसला है, तो वो तो बात अपनी जगह बिल्कुल मुस्तनद है। उस पर तो आप और मैंने या आमिर ने कुछ नहीं कहा। दूसरा जो मसला जो
इशू है वो सामने नजर आ रहा है। मेरा ख्याल अपना ये है कि अगले 2 दिनों में आप देखेंगे कि और पॉपुलैरिटी आपको नजर आएगी नवाज शरीफ साहब की। और गंडापुर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आपको सपोर्ट इतनी ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि मियां साहब ने खुद भी कहा करोड़ों के लोगों ने सपोर्ट किया है, तो ये 5 जज हमें कैसे घर भेज सकते हैं। आपका आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है, और वो आइन जो है सन 73 का, वो जो करोड़ों लोगों से वोट लेके आई थी असेंबली, उसने ये बनाया था। तो अब जो आप बात कह रही हैं, जो आमिर की बात है, ठीक बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब, और आप बैठी हुई थी वहां जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा 2 रोज पहले कि जब उनसे कहा गया कि आप स्ट्रगल को कहां ले जाएंगे, कि आप जा रहे हैं जीटी रोड पे, आगे क्या करेंगे, तो उन्होंने उस पे कहा फिर कि मैं ग्रैंड डायलॉग चाहता हूं तमाम जमातों से। जी, मगर आमिर साहब, हमने देखा है कि ग्रैंड डायलॉग तो मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं और ऑपोजिशन इस वक्त डिवाइडेड नजर आ रही है, जिससे शायद ये ज्यादा एक तरीके से मजबूत हो। मगर आपने तहमीना दुरानी साहिबा की भी ट्वीट्स देखी होंगी, जो शहबाज शरीफ साहिब की एहलिया हैं, और उन्होंने जो ट्वीट्स की हैं वो खासी डैमेजिंग हैं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। उन्होंने कहा है कि सीएम पंजाब शुड हैव बीन स्पेयर्ड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बोथ प्रोटेक्टिंग एंड असिस्टिंग हिज ओन पार्टी रैली, वेरी कैलस टू पुट हिम इन दिस पोजीशन। और फिर दूसरी ट्वीट आती है, इफ आई वर टू एडवाइज मियां नवाज शरीफ आई वुड हैव रिक्वेस्टेड ही एड्रेस्ड द नेशन इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ मोस्ट लॉयल ब्रदर एज सीएम पंजाब इन सच कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन। तो उन्होंने कंडेम की है इस बात को कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आए, वो सड़कों के ऊपर निकले, और अगर मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी फिर शहबाज शरीफ साहब की होगी। तो क्या दरारें पड़ गई हैं इस खानदान के अंदर? जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये भी लिखा है इसके अंदर कि मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि वे एक तकरीर करते, घर जाते, और जितने भी उनके मुशीर उनको ये मशवरा दे रहे थे कि वो रैली निकालते, उन सबको फायर कर देते। तमीना की स्ट्रीट के अंदर ये 2 चीज़ें हैं मुनीज़े, और वो ये है, पहली बात तो ये है कि देखें ये एक मोहब्बत की जोड़ी है ना, ये कोई अरेंज मैरिज तो है नहीं है। तो एक कंसर्न और एक मोहब्बत है उनको एक ऐसे शख्स के साथ जो कि वाकई एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, कि उसका बड़ा भाई जो कि वज़ारत उज़्मा से नाअहली के बाद उन्हीं के सूबे के अंदर, उन्हीं की हुक्मरानी के अंदर एक ऐसा 250 मील लंबा एक मेला लगा रहा है जो कि एक सिक्योरिटी नाइटमेयर बन सकता है पाकिस्तान की सूरत हाल के अंदर। और ये यकीनन एक अनएनवियस सिचुएशन है फॉर समबडी लाइक शहबाज शरीफ। तो एक तो मेरा ख्याल है, मुझे एक जो डोमिनेंट कंसर्न नज़र आई है वो उसमें ये नज़र आई है। जहाँ तक दराड़ों का मसला है ना मुनीज़े, मैं नहीं समझता हूँ कि तहमीना दुरानी का ना तो वो स्टेटस है पार्टी के अंदर और ना ही फैमिली के अंदर उनको वो मकाम हासिल है कि उनकी किसी बात से पार्टी के ऊपर कोई दूर रस उसके नतायज हों, पहली चीज़। दूसरी, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन डिवाइडेड है नवाज शरीफ के साथ डायलॉग के ऊपर, मैं नहीं समझता हूँ कि ऑपोजिशन डिवाइडेड है नवाज शरीफ के साथ डायलॉग के ऊपर। वो कन्विंस्ड नहीं है नवाज शरीफ साहब की सीरियसनेस अबाउट। नहीं, मेरे कहने का ये था कि ऑपोजिशन जो है उनमें आपस में कोई यूनिटी नहीं है। इमरान खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से वो ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ, या इट गिव्स हिम मोर स्ट्रेंथ। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो उनमें यूनिटी, अभी फिलहाल उनकी कोई जॉइंट स्ट्रैटेजी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जब तक इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़े खिलाड़ी के तौर पे मौजूद हैं, आपको उस तरह की यूनिटी ऑपोजिशन के अंदर नज़र आना मुश्किल है। जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दौर में हमने देखी, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से थोड़ी देर पहले, या जिसको मुश्किल से ही निभाया, लेकिन 4-5 साल जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने निभाया ज़रूर, वो वाली यूनिटी अब आपको नहीं नज़र आएगी। लेकिन हाँ, मजबूरी में इन सब लोगों को, जब इनको अब सबको अपनी अपनी दुकान बंद होती नजर आई ना, तो मजबूरी में ये लोग इकट्ठे जरूर होंगे और बात जरूर करेंगे। खुर्रम साहब, अगर ये इकट्ठे हो गए तो आप तनहा रह जाएंगे, और क्या आप इमरान खान साहब के ऊपर कोई प्रेशर डालेंगे कि वो सारी ऑपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए? क्या आपका कोई उनके ऊपर रसो रसूख है भी कि नहीं? देखें, हमारे 2 मामले हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इस डायलॉग को लेके कहाँ जा रहे हैं। एक मामला है मॉडल टाउन के शोहदा का, एक क्राइम कमिट हुआ है, आप शहरी हैं इस मुल्क के, 14 लोगों को दिन दहाड़े कत्ल किया गया, 100 लोगों को गोलियां मारी,
आपके चैनल समेत हर चैनल ने खुर्रम लाइव साहब सब कवर कह किया। रहे हैं कि उनको अपना खुदारा इंसाफ आप मिलना सिटीजन चाहिए, हैं इसके इस ऊपर मुल्क कोई के। डिबेट नहीं है। कल उनमें आपका कोई बहन भाई इसके हो ऊपर सकता कोई था, डिबेट नहीं है। आपका माँ बाप हो सकता था, आपके बच्चे हो सकते थे। नहीं, इसके एक ऊपर कोई ये चीज डिबेट है। नहीं है, उनको जरूर अपना हक मिलना नहीं, चाहिए। डिबेट क्यों नहीं है? आप डिबेट, एक क्रिमिनल्स हैं ये, लोगों को दे आर डायरेक्टली चार्ज्ड इन आवर मर्डर FIRs एंड दे आर नॉट अलाउइंग द FIR टू प्रोसीड फर्दर। ठीक, नसीम आप साहब, जमहूरियत का रोना रोते हैं, जिनके बच्चे मर गए उनको जमहूरियत सिखाते हैं। अच्छा, गंडापुर अदालत साहब, जब अदालत मुझे सजा दे तो वो अदालत ठीक है। अच्छा, जब इनको अदालत सजा दे वो अदालत भी गलत है। इनके वफाकी वज़रा खड़े होके दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क की मिसाल दे दें कि वहां वफाकी वजीर खड़ा होके कहे कि हम अदालत के फैसले को नहीं नहीं, मानते। गंडापुर साहब मुझे इजाजत दीजिए। बात यह है कि इसके ऊपर कोई आबिद डिबेट शेर अली नहीं ने है, क्या कहा हक आपको? मिलना चाहिए, मगर FIR बहुत सारे लोगों के खिलाफ नहीं। करती है। इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी भी एक तो झूठी एक law है। FIR थी। अच्छा, अब इजाजत, आप बताएं मॉडल अब- टाउन में अब इजाजत दीजिए, नहीं नसीम हुई। जहरा साहिबा कुछ कहना चाह रही गंडापुर हैं साहब, आपको। आपको ये मालूम है कि हमारे चैनल्स और हम लोग खुद गाहे बगाहे बात करते हैं, क्योंकि बड़ी अहम बात है। ताहिर अभी तशरीफ लाए हैं, लेकिन थ्रू आउट दिस 1 ईयर गाहे बगाहे इस पे बात होती रही। आपको ये भी मालूम है कि लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को आज नहीं, पिछले बरस, यानी 1 साल गुजर गया, पंजाब गवर्नमेंट से कहा कि आप जवाब दें कि आप नजफी रिपोर्ट को क्यों नहीं पब्लिक सरेआम लाए, करते। जी। और उसका और पंजाब गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया, तो लाहौर हाई कोर्ट से पूछे कि जवाब नहीं दिया तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिमाइंडर क्यों नहीं भेजा। देखिए ना, हम तो फॉलो कर रहे हैं इस चीज को। यानी कि अदब के साथ कहना चाहते हैं कि आप इस तरह ना फरमाइएगा कि जैसे यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं तो उस इशू की इंपॉर्टेंस नहीं है। हर एक समझता है उसकी इंपॉर्टेंस। भाई मैं तो एक सिंपल बात कर रहा हूँ, एक क्राइम कमिट हुआ है नहीं, जिस इसमें पे कोई एक शक प्राइम नहीं मिनिस्टर कि को नाकाम करार दिया जो आप कह रहे हैं उनको अपना हक मिलना चाहिए। मगर इधर आमिर अहमद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। अब जो एक मंजरनामा बनेगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर, जहां पे तहरीके जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है, और गंडापुर साहब नाराज हो रहे हैं, बहरहाल पाकिस्तानी अवामी तहरीक और PTI एक तरफ, बाकी सारी जमातें एक तरफ, आप क्या देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर पावर शो ही होगा, चूंकि अब तो ये सामने रोड्स के ऊपर नहीं आएंगे और मामला इधर ही खत्म हो जाएगा, या मियां नवाज शरीफ साहब इस बार वाकई में पॉलिटिकल डायलॉग कर पाएंगे? मुनीज़ा, मामला ख़त्म हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये कोई एंड नहीं है, ये किसी भी चीज़ का कोई मंतकी अंजाम नहीं है। नसीम ने बड़ी अच्छी तरह से बयान किया था कि जो सियासी मकासद हैं उनके, वो बड़े इंटरनल हैं। जिस तरह से नसीम ने उनको एक्सप्लेन किया कि वो पार्टी को एड्रेस करते हैं, पार्टी की यूनिटी को एड्रेस करते हैं, पार्टी की लीडरशिप की मोरल को एड्रेस करते हैं। तो ये तो एक इमीडिएट फायर फाइटिंग जो अगर उनको पार्टी के अंदर अगर करनी पड़ी है, ये सिर्फ वो है, इससे कुछ उनको मिलने वाला नहीं है अदर देन वट एवर मोरल ही कैन बूस्ट विद इन हिज पार्टी। जो इस सूरत हाल को आगे लेकर चलना है, ये सूरत हाल आगे तो डायलॉग के जरिए ही चलेगी ना। नवाज शरीफ साहब इज नॉट लॉन्गर इन अ पोजिशन जहां पर वो कोई फैसला करें और मजबूरन बाकी सबको उनके साथ चलना पड़े। उन्होंने अपने आप को एक ऐसी सूरत हाल में डाल दिया अपने पिछले 4 साल में बाकी सियासी जमातों को साथ ना लेकर चलने को, और ख़ास तौर पे मुनीज़े पार्लियामेंट को सीरियसली ना लेकर उन्होंने अपने आप को ऐसी सूरत हाल में डाल दिया है कि अब जो दो बाकी की जमातें कहेंगी उनको, वो उनको सुनना पड़ेगा और उसमें से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नेगोशिएशन होगी। अब पॉलिटिकल नेगोशिएशन होगी वेरी वेरी शॉर्टली। आई एम रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम। तमीना दुरानी की ट्वीट के ऊपर व्हाट इज योर टेक ऑन? अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि एक तो आमिर ने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है जैसे ख़ानदान के अंदर एक डिवाइड है, और वो डिवाइड के 3-4 इंडिकेटर्स हैं। नंबर 1 कि ये ज़रूर है कि पंजाब में ज़रूरत थी ये शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन सेंटर में भी आके ही कुड हैव परफॉर्म दैट रोल, और जो भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है वो कहती कि ही वाज रेडी टू कम हियर। दूसरा ये कि निसार फैक्टर आप देखें, चौधरी निसार साहब दूर नहीं गए आज, एब्सेंट थे, और फिर ये ट्वीट्स, तो यू रीड इट वेरी डिफरेंटली। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। गंडापुर साहब, आमिर अहमद खान साहब, नसीम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन दिस शो। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।